ओके, मैं ऑडिबल? यस सर। सर अटेंडेंस दोबारा लगानी है क्या? अटेंडेंस बेटा अगर आप क्या कहते हैं सेम है तो मत लगाइए, अगर कोई नया ऐड हुआ तो लगा दें। ठीक है, आई थिंक मैक्सिमम हैव जॉइन। ओके ठीक है, तो वी वर टॉकिंग लाइक जस्ट हाँ, सो स्क्रीन नॉट विजिबल है, विजिबल है। सो लेकिन वी कैन सी, देखिए अगर आपका कोई भी एक प्रोजेक्ट 30 डेज में कंप्लीट हो रहा था, ठीक है, और हम फ्रेमवर्क की हेल्प से अगर 15 डेज में कम अचीव कर लेते हैं या 20 डेज में अचीव कर लेते हैं, सॉरी, है ना, तो 10 डेज का जो आपका लेबर था, जो भी आपको डेवलपर को पैसे देने थे या आपका कंपनी के अंदर जो एक्सपेंडिचर हो रहे थे उस प्रोडक्ट को लेकर, वो सारे सेव हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली अगर टाइम रिड्यूस होगा तो कॉस्ट भी आपकी सेव होगी, अल्टीमेटली कॉस्ट भी कम लगेगी, है ना, और प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट वुड बी हाई। ठीक है, यही रीजन है कि आपने अक्सर देखा होगा आपके भाई बहन या रिलेटिव्स में या घर में जो बंदे आईटी में होंगे, तो वो बेचारे एक जगह अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही चेयर पे सारा दिन बैठे रहते हैं, एंड दे डू लॉट ऑफ जॉब ऑन ऑन डेली बेसिस, सुबह शाम तक। क्यों? क्योंकि उन्हें टाइम बचाना होता है। जितना टाइम आप सेव करेंगे, जितनी जल्दी आप डिलीवर करेंगे, उतना ज्यादा पैसा आपका सेव होगा अल्टीमेटली। ठीक है, दूसरा क्रूड एप्लीकेशंस मैंने आपको बताया जहाँ पे आपका क्रूड का रोल है। ठीक है, तो इसको बहुत ही फास्ट मैनेज करता है। जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, सॉरी आई एम टेलिंग यू, ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है वो बगैर फ्रेमवर्क के मैनेज हो ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल, मैं नहीं मान सकता। ठीक है, तो ऐसी साइट्स हम देखते हैं। देखिए दूसरी बात, टेम्पलेट्स को सपोर्ट करते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट वर्डप्रेस? एनी वन ऑफ यू हर्ड अबाउट वर्डप्रेस? वर्डप्रेस के बारे में आपने सुना होगा, मुझे लगता है थोड़ा बहुत यस सर। क्लास के अंदर, है ना। आयुष ने सुना है, एनी वन एल्स? सिद्धार्थ? सिद्धार्थ आपने सुना? ओके, एनीवन एल्स? रूपल? यस सर। विनय, विजय, ओके गुड। ठीक है, तो देखिए जो आपका ये वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस एक ऐसा फ्रेमवर्क है इंटरनेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल पे, जहाँ पे हम किसी हाईली टेक्निकल एक्सपर्टीज वाले बंदे को हायर न करके एक नॉर्मल बंदे को भी अगर वो चीजें सिखाते हैं तो वो भी बहुत प्यार से स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट्स बना सकता है। यानी कि आपको कोर कोडिंग में जाने की जरूरत नहीं है। तो इनफैक्ट वर्डप्रेस का अपना एक पूरा फ्रेमवर्क है जो कि ग्लोबली सारे डेटा को मैनेज कर रहा है। और वर्डप्रेस आपको ना बहुत सारी थीम्स देती है। इनफैक्ट आप देखेंगे ना तो वर्डप्रेस आपको बहुत सारी थीम्स देती है। वो थीम्स आप यूज कर लीजिए, और वो थीम्स एक कॉमन थीम है जो कि कई सारी वेबसाइट्स यूज कर रही हैं, और उसको पूरा मैनेजमेंट जो है बैकग्राउंड के अंदर आपका फ्रेमवर्क मैनेज कर रहा है कि हर साइट को वो सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है, वो लेआउट लेआउट प्रोवाइड कर रहा है, आइकन्स प्रोवाइड कर रहा है, वॉलपेपर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो दैट इज एंटायरली मैनेज बाय द फ्रेमवर्क ऑफ द वर्डप्रेस somehow। ठीक है, देन वी हैव इजी डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है किसी चीज को सर्वर पे मैप करना, ट्रांसफर करना, उसको सप्लाई करना किसी डेटा को, उसको हम डिप्लॉयमेंट कहते हैं। तो डिप्लॉयमेंट बहुत इजी होता है, उसकी मेंटेनेंस करना इजी होता है। ठीक है, तो दैट ऑल वाज बेसिकली ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क से क्या क्या बेनिफिट्स? डेस्कटॉप एप्लीकेशन फ्रेमवर्क पे नहीं बनाई जाती हैं क्योंकि उनकी कोई नीड नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी मार्केट के अंदर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही हैं। ज्यादातर लोग अपने आप को क्लाउड पे लेके चले गए हैं या वेब बेस्ड एप्लीकेशंस बना रहे हैं, तो वी डोंट नीड दैट। ठीक है, नाउ वी विल सी अबाउट MVC। MVC is our now MVC is a framework, that is why मैंने आपको इतना सारा ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई कि फ्रेमवर्क क्या होता है, कैसे करना है, सब चीजें तो इसलिए बताई ताकि आपको समझ में आए कि MVC काम कैसे करेगा। ठीक है, MVC स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये कोई नाम नहीं है, ये 3 मॉड्यूल्स हैं, 3 एंटिटीज हैं जिनकी वजह से MVC को MVC कहा जाता है। ठीक है, और ठीक है, और इन तीनों का अपना अलग अलग यूज है, अलग अलग यूटिलिटी है। मैं वर्ड की फाइल खोलता हूँ एक सेकेंड। तो ठीक है, हाँ देखिए, ठीक है, तो MVC क्या है, बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, एंड मॉडल इज व्हाट, बेसिकली मॉडल जो है वो हमारा बैकएंड है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना पेंट के अंदर कि हमारे किसी भी एप्लीकेशन जो है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है और एक आपका बैक एंड होता है। तो ये जो बैक एंड वाला पार्ट है इसको हम MVC के अंदर मॉडल कहते हैं। MVC के अंदर इसको हम क्या कहते हैं,
मॉडल कह देते हैं, ठीक है। दिस इज मॉडल पार्ट, यानी कि डेटाबेस को हम क्या बोलते हैं, मॉडल, ठीक है। वी कॉल्ड डेटाबेस एज मॉडल। तो बैकएंड कंटेन ऑल द डेटा लॉजिक, जितना भी डेटा है, डेटाबेस है, वो सारा का सारा आपका मॉडल के अंदर क्या है, स्टोर है, या उसको मॉडल क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। देन सेकंड थिंग इज व्यू। व्यू स्टैंड्स फॉर फ्रंट एंड, जो मैंने आपको भी बताया था। देखिए किसी भी एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, फ्रंट एंड होता है। दिस इज बेसिकली फ्रंट एंड। फ्रंट एंड को हम यूआई भी बोलते हैं। यूआई स्टैंड्स फॉर यूजर इंटरफेस, कि यूजर जिस चीज को एक्सेस करके हमें कोई डेटा दे रहा है या ले रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूआई बोलते हैं। जैसे कि आप बैंक की साइट पे जाते हैं, तो वहां पे आप यूजर नेम पासवर्ड पे क्लिक करते हैं और आप यूजर नेम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, वो एक यूआई है, एक इंटरफेस है, जिसके थ्रू बैंक आपसे आपके क्रेडेंशियल ले रहा है। बोला भाई यूजर नेम के अंदर अपना यूजर नेम डालो, पासवर्ड वाले कॉलम के अंदर पासवर्ड डालो, और आपको चेक करता है कि आप वही बंदे हो, बैंक के कस्टमर हो कि नहीं हो। तो वो यूआई के थ्रू आपसे डेटा का इनपुट ले रहा है। यूआई के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा का इनपुट लेते हैं या आउटपुट देते हैं, तो हम यूआई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर हम एमवीसी की बात करें, तो एमवीसी के अंदर फ्रंट एंड को हम क्या बोलते हैं, व्यू बोलते हैं। मैं लिख भी देता हूं, ठीक है। और ये आपका फ्रंट एंड हो गया, ठीक है, आपका फ्रंट एंड हो गया अल्टीमेटली, ठीक है। नाउ थर्ड थिंग्स कम टू द पिक्चर इज बेसिकली अ कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोलर कह लीजिए वो फ्लो होता है जो आपके डेटा को मैनेज कर रहा है, और वी कैन से इट्स अ मैनेजर। हम कह सकते हैं कि ये मैनेजर है अल्टीमेटली, है ना। तो हमें तीन चीजें मिल रही हैं। एक चीज हमें मिल रही है, एक चीज हमें मिल रही है आपका मॉडल, जो कि आपका डेटाबेस है। एक मिल रहा है हमें व्यू, जो कि आपका यूआई है। और तीसरा मिल रहा है हमें कंट्रोलर, जो कि आपका मैनेजर है। मैनेजर का काम होता है फ्रंट एंड से डेटा एक्सेप्ट करके बैकएंड में पहुंचाना, या फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट पे बैकएंड से डेटा लेके आना, इस तरह से काम करता है। अभी हम देखते हैं इसका डायग्राम देखते हैं, ठीक है। लाइक वन डायग्राम इज दिस, है ना। मैं इसको एक्चुअली एक न्यू ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसको पेस्ट कर लेते हैं ताकि इसको हम समझ सकें। ठीक है, ये आपका जो है देखो, ये आपका जो है बेसिकली एक डायग्राम आ गया। देखिए मॉडल मैंने लिखा है, मॉडल इज व्हाट बेसिकली, ठीक है। ये आपका क्या बेसिकली मॉडल है। मॉडल बेसिकली कलर ठीक है। मॉडल क्या बेसिकली आपका डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी आपकी टेबल्स हैं, ठीक है, डेटा टेबल के फॉर्म में हो सकता है ना। कोई भी डेटा का जो स्ट्रक्चर है उसको क्या करता है, पूरा पूरा मैप करता है, उसको स्टोर करता है, ठीक है। देन वी हैव व्यू। व्यू इज बेसिकली डिस्प्ले, जो हमने बता दिया था आपको, है ना। यूजर क्लिक करता है, जैसे ऐड टू कार्ट, आप क्लिक करते हैं किसी ऐड टू कार्ट पे, करो पेमेंट पे क्लिक करते हैं बटन के ऊपर, तो पूरा आपका व्यू पार्ट आ जाता है। एंड इट्स अ कंट्रोलर, जो कि लॉजिक को कंट्रोल कर रहा है। इट इज कंट्रोलिंग द लॉजिक पार्ट, ठीक है। लॉजिक का मतलब जैसे कि सपोज को चेक करना कि भी आपका जो आप जो भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, क्या वो वेबसाइट के पास अवेलेबल है कि नहीं, वेंडर के पास है तभी तो आपको बेच पाएगा। अगर अवेलेबल नहीं है, स्टॉक में नहीं है, तो आपको बेच कैसे पाएगा। तो पहले स्टॉक चेक करना, अवेलेबल है तो आपके कार्ट में ऐड करवाना, फिर आपको उसका प्राइस रिट्रीव करके देना। ये सारी चीजें जो है कंट्रोलर मैनेज करता है बैकएंड, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास व्यू है। व्यू से क्या करते हैं, बेसिकली यूजर जो है इनपुट भेजता है। यूजर इज सेंडिंग द इनपुट टू द कंट्रोलर। कंट्रोल बेसिकली व्हाट इज डूइंग, इट इज मैनिपुलेटिंग और इट इज गेटिंग द डेटा फ्रॉम द मॉडल। मॉडल को चेक करके पूछता है कि यहाँ पे डेटा अवेलेबल है, डेटाबेस में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देन आफ्टर जो भी इसको मिलता है वो डेटा अपडेट होकर आप हमारे पास व्यू के थ्रू में मिलता है, या फिर कंट्रोलर वापस अपडेट को डायरेक्टली भी भेज सकता है, ठीक है। तो इट्स अ साइकिल वेयर वी आर यूजिंग दीज थ्री मॉड्यूल्स, and these three modules are basically somehow communicating with each other, ठीक है। second thing is ठीक है, second is this one, ठीक है। ये भी वही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा बस आप एक ओवरव्यू देखेंगे, देन यू विल कम टू नो।
ठीक है, ये आर्किटेक्चर पैटर्न है। हम क्या करते हैं एमवीसी के अंदर, नॉर्मली हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं। वी हैव टू फंक्शंस। फर्स्ट इज योर गेटर कहलाता है, इसे गेट फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपका होता है सेटर। ठीक है, गेटर जो है, गेटर और सेटर से हम लोग काम करते हैं अपना। सेटर जो है वो आपका सेट फंक्शन होता है। ठीक है, दीज आर द टू फंक्शन। सेटर का काम होता है वैल्यू को सेट करना, डेटाबेस के अंदर पुट करना, वैल्यू को पुट करना है, वैल्यू को मैप करना। गेटर का काम होता है एक रिक्वेस्ट, एक ऑब्जेक्ट पुल किया जाता है, एक ऑब्जेक्ट जो है कॉल किया जाता है, इसलिए जो है आपका डेटा पुल किया जाता है डेटाबेस के अंदर। तो इट इज बेसिकली पुलिंग द डेटा from database. ठीक है, इट इज सेटिंग अप द वैल्यू, इट इज सेटिंग अप द वैल्यू। ठीक है, तो कंट्रोलर दोनों से डायरेक्टली अटैच रहता है दिस वे। यू कैन सी इट इज कंट्रोलिंग, डिसाइडिंग how the data would be displayed, how to display the data ultimately, है ना, and what are the methods to be called, कब कौन सा मेथड कॉल करना है, डेटा लॉजिक को कब एक्सेस करना है ना, और व्यू यूआई को कैसे शो करना है, ये सब चीजें जो है आपका एमवीसी के अंदर कंट्रोलर डिफाइन करता है। और इट इज यूजिंग टू फंक्शन गेटर एंड सेटर का इस्तेमाल कर रहा है ये। इसके थ्रू चीजें क्या करता है, नोट करता है। डेटा के मॉडिफिकेशन को हम अपडेट कहते हैं। ठीक है, ये डेटा को टाइम अपडेट भी करता है। तो देखिए एमवीसी इज अ वेरी ओल्ड फ्रेमवर्क। जहां तक मुझे याद पड़ता है, व्हेन आई वाज स्टडीइंग, जब मैं पढ़ा करता था तब भी जावा के फ्रेमवर्क आया करते थे एमवीसी पैटर्न पे। और एमवीसी को सबसे पहले जो इनकॉर्पोरेट करने वाला कंपनी है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर सिल्वर लाइट आता है, आपका फ्रेमवर्क है बहुत बड़ा माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज का। और बहुत सारे फ्रेमवर्क जैसे रूबी ऑन रेल्स, हम अल्टीमेटली देखो, आपने देखा होगा रूबी ऑन रेल्स हम बोल देते हैं। ठीक है, आपको शायद पता भी हो कि रूबी ऑन रेल्स जो है, ठीक है, तो रूबी अक्सर लिखा था भाई किस पे काम कर रहे हो, रूबी ऑन रेल्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने पहले बताया था रूबी क्या, बेसिकली इट्स अ लैंग्वेज, रेल्स इज अ फ्रेमवर्क। ठीक है, और मैंने आपको इसकी एप्लीकेशन बताई थी आई थिंक। कौन यूज करता है रूबी ऑन रेल्स को, एनी आइडिया? दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। एनीवन एल्स in the class who know which is the biggest platform using the Ruby on Rails nowadays? तो ट्विटर बताया था आपने शायद। हाँ, ट्विटर मैंने पहले बताया, वही मैं चेक करना चाहता हूँ आपको याद है कि नहीं याद। ठीक है, एंड अलॉन्ग ट्विटर ही नहीं, आपका नेटफ्लिक्स भी इस्तेमाल करता है। ठीक है, और भी जितने भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है वो भी यूज कर, जहाँ पर डेटा बहुत फास्ट लेवल पर रिट्रीव हो रहा है वहाँ पे इसका यूज करते हैं। ठीक है, सो दैट वाज द स्ट्रक्चर हाउ एमवीसी एग्जीक्यूट, है ना। क्वेश्चन आ जाता है अक्सर के एमवीसी क्या है, उसकी डेफिनेशन शॉर्ट नोट में आ सकता है ना। तो एमवीसी को इसलिए इंट्रोड्यूस किया था ट्राइग्रेव रिंकुस ने। ठीक है, और उन्होंने इसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल किया था, जियो बनाने के लिए। दो इट इज नॉट दैट यूजफुल नाउ, इट हैज ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई द एंटायर मार्केट ऑफ वेब डेवलपमेंट की जो मार्केट है वो पूरी की पूरी जो है एमवीसी ने एक्वायर कर लिया, और मैक्सिमम जो मार्केट में फ्रेमवर्क है वो एमवीसी के थ्रू यूज होते हैं। ठीक है, तो एमवीसी का यूज क्यों करना चाहते हैं आप, क्यों हम करना चाहेंगे एमवीसी का यूज? तो देखिए वहां पे सिंपल सा फंडा है, एक ही कॉन्सेप्ट है, दैट इज एसओसी बोलते हैं इसको, सेपरेशन ऑफ कंसर्न। ठीक है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न का मतलब क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न का मतलब क्या है? सेपरेशन ऑफ कंसर्न का मतलब होता है कि जितने भी मॉड्यूल्स पर हम काम कर रहे हैं, हम काम करते हैं किस पे, मॉड्यूल्स पे। हर मॉड्यूल को सेपरेटली डील किया जाए। मॉड्यूल 1 को अलग से हैंडल किया जाए, मॉड्यूल 2 को अलग से हैंडल किया जाए, मॉड्यूल 3 को, और ये तीनों आपस में क्लैश ना करें, ना इनकी कोई सर्विस क्लैश करे और ना इनका डेवलपमेंट क्लैश करे। तो ये जो स्ट्रक्चर है कि हम मॉड्यूल वाइज किसी को कैसे मैनेज करें, ये हमें एमवीसी बताता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। बोलते भाई जो बंदे फ्रंट एंड डेवलप कर रहे हैं वो अपना अलग काम करते रहे, उनका कूल इन डेटाबेस वाला अपना अलग काम करते रहे, लॉजिक वाला अपना अलग काम करते रहे। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है। अब होता क्या है कि इनके बीच में अक्सर ऐसा होता है
कि इन सारे मॉड्यूल्स के बीच में हो सकता है आपको डेटा एक्सचेंज करना पड़े. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सचेंज द डेटा इन बिटवीन दीज मॉड्यूल्स. हाउ डू दैट पार्ट? फॉर दैट पार्ट वी आर यूजिंग समथिंग लाइक एपीआई. एपीआई का इस्तेमाल करते हैं. जब मैंने आपको बताया था जेसन के बारे में, जेसन इज अ वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मेट दीज डेज which is used to interchange the data between two applications or between two modules or between two websites or between two developers. जहाँ पे दो लोग, दो वेबसाइट, दो मॉड्यूल या दो प्रोडक्ट के बीच में डेटा एक्सचेंज करना हो, तो वहाँ पे जेसन से अच्छा हमारे पास और कोई अभी फिलहाल के तौर पे हमारे पास कोई भी डेटा स्टोरेज का कोई ऑप्शन इनेबल नहीं. ठीक है, इट इज द बेस्ट. ठीक है, और डेटा को लाने और ले आने का काम जो है वो एपीआई करती है. डेटा को स्टोर करने का काम जेसन कर रहा है, लाने का काम ये कर रहा है. ठीक है, तो मॉडल इसको बहुत सिंप्लीफाई कर देता है, डेटा को मैनेज करना बहुत सिंप्लीफाई कर देता है. देन वी हैव यूआई विद अस. ठीक है, यूआई को मैनेज करना मैंने आपको बता दिया था. कंट्रोलर का काम क्या है, व्यू का काम क्या है, मॉडल का काम क्या है, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था. ठीक है, हमारे पास बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं मार्केट में. ठीक है, और क्योंकि ज्यादातर काम जो है वेब डेवलपमेंट का हमारे पास अवेलेबल है, और वेब डेवलपमेंट में भी जो स्टैटिक साइट हुआ करती थी उनको डायनेमिक बनाने में, स्टैटिक साइट को, स्टैटिक मतलब जो जहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, कुछ नहीं करना, उसको डायनेमिक को कन्वर्ट करने में, यानी कि उसको रन टाइम पे डेटा एक्सचेंज करने में जो थोड़ा रो रहा है वो आपका जावास्क्रिप्ट का है. आप में से किसी ने जावास्क्रिप्ट पे काम किया थोड़ा बहुत? एनीवन हैविंग एनी आइडिया अबाउट जावास्क्रिप्ट? Siddharth, your voice is not audible. You every time unmute yourself, but never teach something or talk something. Okay, JavaScript बिल्कुल C जैसी होती है, कोई डिफरेंस नहीं है. सारे फंक्शंस वैसे ही होते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन वैसे ही होता है. थोड़ा बहुत सिंटैटिकल चेंजेस हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, और सब कुछ वैसे ही काम करता है. और इट इज वंडरफुल लैंग्वेज टू बी यूज्ड ऑन लाइक वेब डेवलपमेंट के अंदर इस्तेमाल बहुत होता है. जावास्क्रिप्ट का जो एक्सटेंशन था, अर्लियर इट वाज यूज्ड एज ECMA स्क्रिप्ट. बहुत पहले इसका नाम ECMA था, मोजिल्ला फायरफॉक्स ने रखा था. मैंने जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हुई. जावास्क्रिप्ट के बाद अभी फिर jQuery आ गई. मल्टीपल जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को कंबाइन कर दो jQuery बन जाती है. jQuery के बाद अभी जो है एंगुलर का जमाना चल रहा है. एंगुलर जावा के गूगल के थ्रू प्रोवाइड की हुई एक AJS बोलते हैं इसको, AJS, एंगुलर जावा स्क्रिप्ट. ठीक है, तो इट्स अ वेरी पॉपुलर टर्म नाउअडेज, यूजिंग इन एवरी फ्रेमवर्क, इन एवरी वेब डेवलपमेंट हर जगह यूज होती है. ठीक है, तुम्हारे पास मल्टीपल फ्रेमवर्क अवेलेबल है, और सबसे ज्यादा फ्रेमवर्क आपको जावास्क्रिप्ट पे मिलेंगे मार्केट. लॉट मेनी फ्रेमवर्क यू विल फाइंड विद जावास्क्रिप्ट अल्टीमेटली, है ना. और अभी बहुत पॉपुलर MVC और सारे के सारे फ्रेमवर्क जो है ना, ज्यादातर MVC पैटर्न को फॉलो करते हैं. पैटर्न नहीं, सॉरी, MVC के आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं कि MVC कैसे काम करता है उस पर फॉलो करते हैं. ठीक है, तो इसमें आपने नॉकआउट JS आया करता था, अभी बहुत यूज नहीं होता, पहले यूज हुआ करता था अल्टीमेटली. जेंगो का नाम सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट जेंगो? Yes, कुछ sir. आप में से पाइथन पे काम कर रहे थे ना, आयुष वगैरह, तो आपने जेंगो बहुत पॉपुलर है these days. डी जेंगो लिखते हैं बट बोलते हैं जेंगो है उसको. यस, सिद्धार्थ नोज अबाउट इट. ओके सिद्धार्थ, थैंक. ठीक है, और रूबी ऑन रेल्स इज अ फ्रेमवर्क, है ना. along with these framework there are lot many available with the जावा एज वेल. जावा के अंदर भी अवेलेबल है बहुत सारे. ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी बात, आप जितने भी मॉडर्न कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस होती हैं उनको फ्रेमवर्क सिंप्लीफाई कर देते हैं. आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है. आपके फ्रंट एंड, आपके बैक एंड, छोटे हो बड़े हो, मॉड्यूल्स कॉम्प्लेक्स हो, उन सबको बहुत इजीली मैनेज कर देते हैं आपके फ्रेमवर्क. तो फ्रेमवर्क के बहुत इस्तेमाल है यार, बहुत जबरदस्त. आप देखिए, मैं ये नहीं कहता आप फ्रेमवर्क कभी यूज करें जब तक आप एक अच्छा एक्सपर्टीज ना कर लें कोर प्रोग्रामिंग पे, लेकिन डिग्री पास आउट से पहले आप एक आध फ्रेमवर्क पे काम करना सीखें, सो दैट अगर आप उसे रिज्यूमे में लिखते हैं तो इट बिकम अट्रैक्टिव एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब बिकम्स हायर इन कंपैरिजन. क्योंकि हर कंपनी मान के चलती है कि बच्चा चाहे जितना अच्छा कोडर हो, बट वो कोर कोडर है, वो कोर प्रोग्रामिंग कर रहा है. दे आर कोर प्रोग्रामर्स. दे डोंट नो द स्टैंडर्ड एथिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोग्रामिंग, इंडस्ट्रियल कोडिंग का उन्हें कोई आइडिया नहीं. बट इन केस यू मेंशन कि आप जो है यूज कर रहे हैं, आपका क्या बोलते हैं इसको, फ्रेमवर्क को यूज करते हैं, तो देन वो समझता नहीं अब आपके अंदर एक इंडस्ट्रियल एथिक्स हैं, एटिकेट्स हैं थोड़े बहुत. ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि बेनिफिट देती हैं. ठीक है, हैव यू हर्ड अबाउट बूटस्ट्रैप? मैंने गलती से बूटस्ट्रैप लिख दिया, ये बूटस्ट्रैप है. बूटस्ट्रैप,
बूटस्ट्रैप का नाम सुना है किसी ने? एनीवन हर्ड और नॉट? यस Yes, सर। sir. आता बूटस्ट्रैप बताइए। यस सर, CSS और वो HTML वगैरह के लिए होता है, मतलब आइकन HTML वगैरह हम वगैरह के लिए। इसमें सर पहले से CSS ही का डाल सकते हैं। फ्रेमवर्क हो गया। HTML यस आयुष, CSS। ओके ओके विनय, थैंक यू, आई अंडरस्टैंड विनय। यस आयुष, यू टेल मी। सर HTML CSS का फ्रेमवर्क हो गया, जावा में यूज कर सकते हैं। बट यूज क्यों करते हैं? मेरा क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि यूज क्यों करते हैं? बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं, फ्रेमवर्क है, दैट इज फाइन, इट इज टेकिंग केयर मल्टीपल थिंग्स, बट व्हाट इज इट्स ब्यूटी जिसके लिए इसको बहुत लोग यूज करते हैं? क्या रीजन क्या है उसका? सर बना बनाया लेआउट मिलता है। ओके, हनुमान लेआउट मिलता है। देखिए, इससे बड़ी जो सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी है ना, वो ये है कि जब भी आपको वेबसाइट, सपोज करो यू आर अ वेबसाइट डेवलपर एंड समबडी हैज आस्क्ड यू टू डिजाइन अ प्रोजेक्ट इन 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 एनी लैंग्वेज, बट उसने बोला कि हमें एक वेबसाइट बनवानी है, आप सपोज करो, है ना। अभी प्रॉब्लम ये होती है कि वेबसाइट जो आप बना रहे हैं, वो वेबसाइट हो सकता है बंदा किसी लैपटॉप पे देखे जो कि 15 इंचेस का है, किसी डेस्कटॉप पे देखे जो कि 19 इंचेस का है, किसी नोटबुक पे देखे जो कि 14 इंचेस की है, किसी नेट, सर आप ऑन म्यूट हैं। सॉरी सॉरी मैं कॉल आ गया था बीच में, है ना। तो हो सकता है कि कोई 10 इंचेस पे देखे जो कि एक नेटबुक है, या जो आपके वो आते हैं टैब आते हैं आई थिंक 7 इंचेस के ना, तो कोई टैब पे भी देख सकता है, या फिर कोई एक नॉर्मल से मोबाइल फोन में जिसकी स्क्रीन इंच सिर्फ 4.5 इंचेस की है, वो वेबसाइट उसमें भी ओपन कर सकता है। तो आप अगर देखेंगे आपके पास 10 इंडिविजुअल साइजेस हो गए स्क्रीन के। अब जो आपने वेबसाइट बनाई है, क्या वो एक जैसी नजर आ रही है सारे स्क्रीन साइज पे? इज इट पॉसिबल कि वो टैब पे भी, आईपैड पे भी, मोबाइल पे भी, डेस्कटॉप पे भी, लैपटॉप पे भी, नेटबुक पे भी, नोटबुक पे भी, सर्वर पे भी, सब जगह एक जैसी खुले, सारे ऑप्शन एक जगह? ऐसा है? ऐसा नहीं होता। बड़ी स्क्रीन पे आपके हेडर सही नजर आएंगे, फटेंगे नहीं या फिर क्रॉस नहीं होंगे, लेकिन छोटे स्क्रीन पे आपके हेडर जो है वो 2 रो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो, बहुत सारी इमेजेस लोड नहीं हो पाती, बहुत सारे कैनवस जो है डिस्प्ले नहीं हो पाते। तो ये सब प्रॉब्लम आया करती थी, तो डेवलपर को क्या करना पड़ता था? बैकएंड के अंदर सीएसएस को कस्टमाइज करना पड़ता है कि साहब जब इस रिक्वेस्ट आए 21 इंचेस की स्क्रीन से, तो आइकन का साइज इतना कर दिया जाए, हेडर का साइज इतना कर दिया जाए, फुटर का साइज इतना कर दिया जाए। जब वही रिक्वेस्ट अगर आ रही है 14 इंचेस से, तो आइकन का साइज छोटा कर दिया जाए या इतना कर दिया जाए ताकि उसकी स्क्रीन पर फिट हो। जब आ रही है 4.5 इंचेस मोबाइल की स्क्रीन से, तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर पूरा चेंज हुआ करता है, लेआउट। तो लेआउट डिजाइन करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। कब मैं उसे 19 इंचेस के मुताबिक सेट करूं? अब पता चला आपने 4, 7, 10, 14 पे तो सेट कर दिया, लेकिन किसी बंदे ने 15 इंचेस लॉग इन कर लिया। अब 15 इंचेस पे आपकी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होगा वो बिखर जाएगा, प्रॉपर नहीं आएगा। तो कंप्लेंट आया करती है, यार आपकी साइट सही नहीं चल रही है। क्लाइंट को थोड़ा पता है, टेक इंग्लिश वो बोलता है आपकी साइट सही नहीं चल रही है, तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो बूटस्ट्रैप ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। बूटस्ट्रैप जो है वो एक रेस्पॉन्सिव साइट बनाने में काम आता है, इसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है? जैसी रिक्वेस्ट है स्क्रीन की, डायमेंशन की, उसके मुताबिक अपने आप को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर ले। 19 इंचेस के मुताबिक 19 इंच की सेटिंग अप्लाई हो जाए, 14 इंचेस के मुताबिक 14 इंचेस की सेटिंग अप्लाई हो जाए, 10 इंचेस के मुताबिक 10 इंचेस की सेटिंग अप्लाई हो जाए। इसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर। तो बूटस्ट्रैप यहाँ पे बहुत जबरदस्त हेल्प करता है। इसलिए ज्यादातर लोग कहते हैं कि नहीं यार, हमें बूटस्ट्रैप को भी आप यूज कीजिए और हमारी साइट को रेस्पॉन्सिव बनाइए, ताकि हम उसे कहीं भी देखें तो वो एज इट इज सेम नजर आए, उसमें कोई भी चेंजेस नजर ना आए। तो बूटस्ट्रैप जो आपने कहा कि एक एचटीएमएल और सीएसएस का फ्रेमवर्क है, बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसका एक्चुअल यूज ये है जो मैंने आपको भी बताया। तो मोबाइल एप्लीकेशंस में बूटस्ट्रैप का यूज ना हो, ऐसा होता ही नहीं है। अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर बन रहे हैं या आप आईओएस डेवलपर बन रहे हैं, तो आप साथ साथ में बूटस्ट्रैप की नॉलेज भी अच्छी खासी रखें, क्योंकि आपको उसको यूज करना ही पड़ेगा, आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है? सो दैट वाज ऑल अबाउट द एमवीसी फ्रेमवर्क। along with that, just hold a second. Uh, okay, along with that, we should see about some of the popular framework of Java as well. Java ऐसी इकलौती लैंग्वेज है जिसका स्टार्टिंग से ही फ्रेमवर्क के साथ बहुत क्लोजली एक कह लीजिए अटैचमेंट रहा है।
और जावा के लिए मार्केट में बहुत सारे फ्रेमवर्क आए जो बहुत पॉपुलर हुए और आज तक भी इस्तेमाल धीरे-धीरे अभी भी हो रहे हैं, कुछ आउटडेट हो गए, कुछ हो रहे हैं, ठीक है? तो इन केस यू आर गोइंग फॉर जावा, देन इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू लर्न वन ऑफ द फ्रेमवर्क, अदरवाइज यू कुड नॉट अचीव थिंग्स व्हिच यू वांट टू अचीव अल्टीमेटली, है ना? तो देखिए, हमारे पास जावा फ्रेमवर्क के अंदर कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क है। सबसे पहले हमारे पास स्प्रिंग है। स्प्रिंग बहुत पुराना फ्रेमवर्क है, आज का नहीं है, काफी पुराना है। मार्च के अंदर आया था 2004 में, व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर, आई थिंक आई वाज इन थर्ड ईयर ऑफ माय डिग्री। तो स्प्रिंग उस टाइम आया था, ठीक है? उस टाइम जावा 1.2 चला करती थी, 1.1 और 1.2 चला करती थी, 1.1 यूज करते थे हम लोग। तो उस टाइम पे स्प्रिंग आया था, फ्रेमवर्क आया था। स्प्रिंग एक लूजली कपल्ड फ्रेमवर्क है, ओपन सोर्स था और इतना पॉपुलर हुआ कि उसको फ्रेमवर्क ऑफ फ्रेमवर्क्स की कैटेगरी दे दी गई थी। मतलब बहुत बहुत पॉपुलर था, मेनी पीपल वर यूजिंग दैट टाइम। आज भी देखिए, आपका नेटफ्लिक्स हो गया, ईबे हो गया, अमेजन हो गया, सब स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं फॉर मैनेजिंग देयर जावा कोड अल्टीमेटली, ठीक है? तो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है, सबसे बड़ी बात है, इसको वही यूज करते हैं। इसलिए जेई का फ्रेमवर्क लाता है, जावा एंटरप्राइज एडिशन जितने भी एप्लीकेशन है उन सबको सपोर्ट करता है, ठीक है? लाइट वेट है, इसका कंटेनर बहुत लाइट वेट होता है। आपको लोड करने में, जैसे अपाचे टॉमकेट है ना, उसी तरीके से ये भी बहुत लाइट वेट होता है, आपको उसको लोड करने में दिक्कत नहीं आएगी। कनेक्टिविटी बहुत इजीली प्रोवाइड करता है, जेडीबीसी की कनेक्टिविटी बहुत इसकी मतलब रिड्यूस एरर के साथ प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। बैकएंड का बहुत अच्छा सपोर्ट होता है इसके अंदर, ठीक है? देन देयर आफ्टर अ न्यू फ्रेमवर्क केम इनटू द पिक्चर दैट वाज नोन एज हाइबरनेट। हाइबरनेट बाद में आया था काफी, आई थिंक इट केम इनटू 2007, आई थिंक 2007 में आया था, ठीक है? या 6 में आया था, आई थिंक। मैं फाइनल ईयर में था, तो मेरे ख्याल से 6 में आया होगा, हाँ 6 में आया था शायद। तो स्प्रिंग भी लाइट वेट आपका, जो सॉरी हाइबरनेट भी क्या कहते हैं, आपका एक पॉपुलर मैपिंग टूल है, जो कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस जो है उसमें बहुत इस्तेमाल होता है। जहाँ भी आरडीएनएस का इस्तेमाल है, तो वेब के अंदर ज्यादातर कॉन्फ़िगरेशन करने में हाइबरनेट का बहुत बड़ा रोल रहता है। ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन करता है। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा एग्जांपल बताता हूँ। आपने डेटाबेस पढ़ रहे हैं, आप लोग डेटाबेस वगैरह पढ़ रहे हैं, ठीक यस है? सर। तो सर डेटाबेस के अंदर क्या होता है कि आप बैकएंड में कोड कर रहे होंगे ना, सीक्वल के अंदर कोड कर रहे होंगे, ओरेकल में कर रहे होंगे, या फिर साइबेस में, डरबी में, माइस्क्ल में कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ चीजें केस सेंसिटिव होती है। सपोज करो मैंने अपने टेबल का नाम जो है ना, कैपिटल एस TUDENT स्टूडेंट रखा है, और जब आप डेटाबेस फेच कर रहे हो डेवलपर, उसने क्या किया, कैपिटल एस ना रख के स्मॉल एस कर दिया, है ना? अब ये केस सेंसिटिव है, ये मुझे पता है, लेकिन अगर मैं इस छोटी चीज का ध्यान में रखूंगा तो मेरा डेटा फेच फेच क्यों नहीं आ पाएगा सर्वर। फ्रेमवर्क क्या करता है, इसको ऑटोमेटिकली मैनेज करता है, बोलता नहीं यार इससे गलती हो गई होगी, एक काम करता हूँ, मैं कैपिटल से भी अप्लाई करके देखता हूँ, तो डेटाबेस आपका फेच होके आ जाएगा। तो ये चीज आप इससे बच गए। आप बहुत सारी चीजों सेव हो जाते हो, जो कि बैकग्राउंड के अंदर फ्रेमवर्क आपके लिए ऑटोमेटिकली मैनेज करते हैं। आपको आइडिया भी लगता, डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करना, उनकी ट्यूनिंग करना, उनके साथ हेलो सेशन मेंटेन करना या सेशन मेंटेन करना, अल्टीमेटली सारे काम डेवलपर को नहीं करने पड़ते, सारे काम उसके लिए कहीं ना कहीं बैकएंड में जो है आपका फ्रेमवर्क कर देता है। तो हाइबरनेट इस मामले में बहुत अच्छा था। IBM, डेल, जितने भी इनके वेंडर्स होते हैं, इनके टूल्स होते हैं, उन सबको ऑटोमेटिकली मैनेज कर दिया करता था। हाइबरनेट आज भी इस्तेमाल होता है, बट उतना नहीं होता। अभी भी स्प्रिंग तो अभी भी बहुत यूज होता है। स्प्रिंग की बजाय स्प्रिंग बूट का यूज होता है। और स्प्रिंग बूट के लिए स्पेसिफिकली जब भी कहीं जावा की ओपनिंग निकलती है, चाहे फ्रेशर के लिए निकले, चाहे वो एक्सपीरियंस से निकले, तो मान के चलिए कि मोर देन 99% रिक्वायरमेंट के अंदर स्प्रिंग बूट का मेंशन होना लाजमी है, मतलब मैंडेटरी है, नेसेसरी है, होता ही होता है। स्प्रिंग बूट मांगते हैं, चाहे आपको बहुत ज्यादा काम ना करना है, थोड़ा बहुत करना है, लेकिन वो मांगते हैं कि आपको आना चाहिए, ठीक है? हाइबरनेट ORM जो है, वो भी एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कोड रीयूजेबिलिटी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है, पोर्टेबिलिटी भी, ठीक है? Play was also a framework for web applications which was supporting Java. It is purely on the architecture supported by the MVC पैटर्न पे जो डिजाइन था। और स्काला भी इसी फ्रेमवर्क पे लिखी गई है कहीं ना कहीं। जावा को, स्काला और जावा एक जैसी है, मतलब जावा आप कह लिए आप स्काला पे काम करें तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, आपने जावा कर रखी है, सेम है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है? और स्काला इज ऑलमोस्ट यू कैन से 10 टाइम फास्टर देन जावा, यू कैन से 10 टाइम फास्टर देन जावा। इट इज सो ब्यूटीफुल लैंग्वेज, बट इट इज ओनली यूज्ड इन फील्ड ऑफ बिग डेटा, दैट इज व्हाई। तो आपका यहाँ पे जेंगो का इस्तेमाल होता है ना? ASP.NET का आर्किटेक्चर भी MVC को सपोर्ट करता है। तो प्ले फ्रेमवर्क वाज नॉट दैट पॉपुलर, उतना ज्यादा यूज नहीं होता था, कम यूज होता है, ठीक है? अपाचे स्टर्स का यूज भी बहुत हुआ। स्टर्स वाज इन द आई थिंक इन 2010 के आसपास आया था। स्टर्स वाज वेरी पॉपुलर, अपाचे वालों का है। अपाचे का है तो जाहिर सी बात है फ्री होगा, दूसरा ओपन सोर्स होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता पेड हो। अपाचे की सारी चीजें नॉर्मली ओपन सोर्स फ्री फ्री होती हैं, ठीक है?
ये भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए बहुत पॉपुलर था, क्योंकि बाद में फिर एजेक्स, जेसन, रेस्टफुल सर्विसेज सब आने लगी, आर्किटेक्चर आने लगे, तो इन सब को सपोर्ट करने में स्ट्रट्स बहुत इजीली मैनेज करता था। तो लोगों ने क्या किया, अपने आप को शिफ्ट कर लिया स्ट्रट्स के ऊपर समहाउ। अभी भी है, एसेंशियल हो गई, इन्फोसिस हो गई, आपको स्ट्रट्स की और स्प्रिंग बूट की ट्रेनिंग इन्फोसिस के अंदर मैंडेटरी है। चाहे आप किसी टेस्टिंग में जा रहे हैं, चाहे मोबाइल डेवलपमेंट में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपको इन 2 फ्रेमवर्क की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जरूर कराते हैं। ठीक है, स्ट्रट के फिर वर्जन है, स्ट्रट 1 आया, स्ट्रट 2 आया, अलग-अलग आते रहते हैं। स्ट्रट भी पूरा-पूरा जो है वो एमवीसी के फ्रेमवर्क पे काम करता है। ठीक है, ड्रॉप रिज़ॉर्ट नॉट दैट पॉपुलर, यूरोप में होता है, इंडियन कंपनीज यूज नहीं करती हैं, बहुत कम यूज करती हैं इसको, बहुत रेयरली यूज करती हैं। गूगल की वेब टूल किट बहुत पॉपुलर नहीं है, गूगल ही इस्तेमाल ज्यादातर करती है। इसकी अच्छी बात ये है कि कोड कन्वर्ट कर देती है, कोड कन्वर्टेबल है, आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड दूसरी कंपैटिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जावा सर्वर फेस इज वेरी पॉपुलर, अभी मुश्किल से आए हुए 5-6 साल ही में शायद, अभी पूरी तरह यूज भी नहीं किया इसे लोगों ने, बहुत कम कंपनी इस्तेमाल करती है। और जितने भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है वो जावा सर्वर फेसिस का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। इनका इसका यूआई बहुत एलिगेंट है, बहुत खूबसूरत यूआई बना के देता है। जावा की मुसीबत ही, जावा से जो बना हुआ यूआई था वो उतना अट्रैक्टिव नहीं हुआ करता था। हम लोग गेम्स बनाया करते थे, एप्लेट देखोगे आप, बड़ा सिंपल सा उसका कलर होता है, कॉफी कलर होता है उसका हल्का सा, और कुछ मजा भी नहीं आता था, इतना अच्छा यूआई होता नहीं था। तो अब काफी है। वार्डेन, ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क आप पढ़ेंगे। ब्लेड इज क्वाइट पॉपुलर, ब्लेड अब यूज होता है, नोड जेएस इस्तेमाल करती है इसका, नोड जेएस इज क्वाइट पॉपुलर, इट इज ऑलमोस्ट जावास्क्रिप्ट बट। और पाइथन के साथ फ्लास्क का फ्रेमवर्क है, देखो गोलैंग का फ्रेमवर्क आता है, मैक्रोन, जैसे बहुत बिल्ड जो है ब्लेड पे आप बहुत सारे एप्लीकेशंस जो है मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क है, बहुत सारे जानने भी नहीं है, बट हाँ आप जानिए, मेरा जानना उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको इंटरव्यूज देने हैं, तो देयर पीपल एक्सपेक्ट कि आपको कम से कम फ्रेमवर्क की नॉलेज हो, चाहे आप काम आपने 5 फ्रेमवर्क में से एक पे कर रखा हो, डजंट मैटर, बट आपको पता होना चाहिए कौन सा फ्रेमवर्क कहाँ यूज होता है, उसकी क्या बेनिफिट, उसके क्या बेनिफिट्स है। तो आप अपने साइड से टाइम निकाल के थोड़ा सा फ्रेमवर्क के ऊपर काम करें। और मैं तो कहता हूँ बल्कि आपको ना क्या कहते हैं, आप लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन दिया कीजिए, कोई भी एक टीम चुनिए अपनी, 2 बंदों की, 3 बंदों की, और एक टॉपिक उठाइए, उसको प्रिपेयर कीजिए और बाकी क्लास को बताइए कि आपने क्या लर्न किया, कैसे लर्न। ठीक है, सो दीज द मैक्सिमम फ्रेमवर्क इन द मार्केट आर बेसिकली फॉलोइंग द एमवीसी आर्किटेक्चर। ज्यादातर जो एमवीसी पे काम करते हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है, चाहे वो सन जावा की टेक्नोलॉजी, ओरेकल की टेक्नोलॉजीज है, चाहे वो किसी की भी है, तो फ्रेमवर्क का जो स्ट्रक्चर ज्यादातर वो एमवीसी को फॉलो करता है। ठीक, तो टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द ऑब्जर्वेंस, अबाउट द ऑब्जर्वर पैटर्न एंड आइटरेटर पैटर्न। आइटरेटर पैटर्न तो बहुत छोटा सा है, ऑब्जर्वर भी बहुत खास नहीं है, बहुत हल्के लाइट वेट है, हल्के से। तो कल हम ये मोस्ट प्रोबेबली दोनों फिनिश करने की कोशिश करें। ठीक है, देन दिस यूनिट विल कम टू एन एंड मे बी ऑन फ्राइडे आई टेक योर एमसीक्यू ऑफ यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 का मैं एमसीक्यू लूंगा, ये फिनिश हो जाएगी तो सैटरडे को मैं हो सकता है यूनिट 3 का एमसीक्यू लूँ, है ना, या संडे को एक दिन का गैप दे देंगे। तो प्लीज आप इन यूनिट्स के ऊपर काम करिए, थोड़ा पढ़िए, स्टडी कीजिए, मैं एमसीक्यू और असाइनमेंट दूंगा आपको। ओके, सो विल मीट टुमारो। वन मोर थिंग इज देयर, प्लीज डू कोऑपरेट, लाइक आई डू हैव some problems as from some medical problems in my family related to my mother, so I need to go to hospital or doctor sometime. So in some cases I may not be able to take class on time, maybe I reschedule it, so please cooperate. It's an humble request from my side. It's a medical emergency these days in my home. So that is why I'm also working from home right now. I'm not going to college these days. So please cooperate. You know, today was the same case. I was not able to take your class on time. I forgot about it. I have scheduled and I have to go outside to some doctor. That's why I was not there. Okay. So I'll try to keep my schedule on time. In case I miss it, either remind me or please we will reschedule it. Okay. Thank you.